हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रॉनिकल आईएएस। मैं प्रियांशु और हम अपने यूपीएससी के जीएस मॉक टेस्ट पेपर्स को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 4 के डिस्कशन में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3A से लेकर 4B तक डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5A के आगे से डिस्कस करेंगे, 5A से डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। करप्शन अराइजेज व्हेन द लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ आर टेकन ओवर बाय स्मॉल प्लेजर्स ऑफ बीइंग। रीड दीज क्वेश्चंस केयरफुली। क्वेश्चंस को सावधानी से पढ़िए। लेंदी क्वेश्चंस आजकल यूपीएससी में पूछा जा रहा है और आपको उसमें जो इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उसको समझना है। सो करप्शन अराइजेज व्हेन द लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ आर टेकन ओवर बाय स्मॉल प्लेजर्स ऑफ बीइंग। ओके, you can underline these important words. The root solution of corruption would be achieved through moral force, as compared to sole reliance on legal force. Suggest measures to continuously orient the civil servants towards the higher objectives of civil service. So you have to suggest measures to continuously orient the civil servants. किस ओर? So continuously orient the civil servants towards the higher objectives of the civil service. So you have to answer in 150 words. Question is of 10 marks. अब ऐसे क्वेश्चंस में जो एक प्रिवेलेंट कंफ्यूजन है कि ये स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है या ये जो यहाँ पर से सजेस्ट मीजर्स कहा गया है ये क्वेश्चन है। Now see, as I have always told you, including in GS2 paper also, paper discussion, that otherwise if there is some directive associated with this statement, this is not the part of the question, this is simply the context of the question, and context of the question should be at most dealt in the introduction itself. जो context है, संदर्भ है प्रश्न का, ये कथन केवल संदर्भ है प्रश्न का। प्रश्न क्या है? सजेस्ट मीजर्स। हिंदी में पढ़िए, हिंदी में क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार तब उत्पन्न होता है जब छोटे छोटे सुख जीवन के बड़े उद्देश्यों पर हावी हो जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे सुख जीवन के बड़े उद्देश्यों पर हावी हो जाते हैं। भ्रष्टाचार का मूल समाधान केवल कानूनी बल पर निर्भर रहने के बजाय नैतिक बल से प्राप्त किया जा सकता है। भ्रष्टाचार का मूल समाधान केवल कानूनी बल पर निर्भर रहने के बजाय नैतिक बल से प्राप्त किया जा सकता है। सिविल सेवा के उच्चतर उद्देश्यों के प्रति सिविल सेवकों को निरंतर उन्मुख करने के उपाय सुझाइए। अब ये प्रश्न लंबा है, किस चीज के ऊपर है? भ्रष्टाचार के ऊपर। कथन क्या है आपका? कथन यहां से लेकर यहां तक है। प्रश्न मुख्य रूप से क्या पूछ रहा है? सिविल सेवा के उच्चतर उद्देश्यों के प्रति सिविल सेवकों को निरंतर उन्मुख करने के उपाय सुझाइए। किस कंटेक्स्ट में कह रहा है? भ्रष्टाचार के कंटेक्स्ट में कह रहा है। और भ्रष्टाचार का क्या कारण बता रहा है? कि जब व्यक्ति जीवन में छोटे छोटे सुखों को प्राथमिकता देने लगता है और जीवन के बड़े उद्देश्यों को दरकिनार कर देता है, नजरअंदाज करता है। When a person ignores or forgets the larger purposes of life and tries to run behind the small pleasures of life, थोड़ी थोड़ी चीजों का लाभ मिल जाए, उसी के कारण करप्शन होता है ना? तो आप कहेंगे कि बड़ा करप्शन भी तो होता है, बट अल्टीमेटली दैट इज ऑल्सो स्मॉल प्लेजर ऑफ लाइफ इटसेल्फ। हाउ लॉन्ग यू कैन एंजॉय योर हाउस, हाउ लॉन्ग यू कैन एंजॉय योर कार, हाउ लॉन्ग यू कैन एंजॉय गुड फूड। सो इट इज स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, बट सेटिस्फैक्शन, happiness, the joy of service, so these are larger purposes of life. Okay, becoming a better human being, these are the larger purposes of life. So we will discuss that while we discuss the answer. तो क्वेश्चन ये है कि इस कंटेक्स्ट में आपको सिविल सेवा के उच्चतर उद्देश्यों के प्रति सिविल सेवक को निरंतर उन्मुख करने के उपायों को सुझाना है। अब प्रश्न मुख्यतः किस चीज पर यह निर्भर कर रहा है? प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न का अगर हम कहें कि मेन सब्जेक्ट मैटर या मेन कंटेक्स्ट क्या है, दैट इज करप्शन। दैट इज, एक तो करप्शन है, भ्रष्टाचार, और दूसरा हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाइफ या लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ। लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ, एक तो ये उद्देश्य है। ठीक है, दो इसके उद्देश्य हो गए, दो इंपॉर्टेंट थीम हो गया। सो वी कैन स्टार्ट विथ करप्शन
हम करप्शन को भी डिफाइन करके अपनी बात को शुरू कर सकते हैं, या हम लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ को भी डिलिनिएट करके एक्सप्लेन करके इंट्रोडक्शन में अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सो लेट अस सी व्हाट इज करप्शन। करप्शन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन में करप्शन की, करप्शन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय करप्शन? करप्शन इज द abuse of public position for private gain, personal gain, है ना? So abuse of office or abuse of person, abuse of public office or public position for private gain, that is called corruption. और वो पोजीशन हो सकता है कि पब्लिक कहने का अर्थ, अगर प्राइवेट कंपनी में भी कोई आदमी काम कर रहा है और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि abuse of authority for personal gain, है ना? abuse of authority for personal gain, be it public or private authority, that is corruption, है ना? now एक तो ये हो गया कि abuse of position whether public or private, whether public or private, whether public or private for personal gain, public or private for personal gain, for personal gain, so that is corruption. अच्छा, now this is from the materialistic point of view. जब हम materialistic point of view से बात करते हैं तो corruption का ये definition. When we talk about the moralistic point of view, when we talk about the moral point of view, so we can write that moral degradation of an individual is corruption. अगर व्यक्ति का नैतिक पतन होता है तो वही तो भ्रष्टाचार है. Moral degradation of an individual is corruption of personality. Moral degradation of individual is corruption of human personality. Is corruption of human personality. ठीक है, ह्यूमन पर्सनालिटी. तो मानव व्यक्तित्व का जो करप्शन है वो क्या है? मोरल डिग्रेडेशन. सो वी कैन राइट ईदर ऑफ दीज. या फिर अगर करप्शन के रिस्पेक्ट में कोई डेटा स्टैटिस्टिक्स है आपके पास, इफ यू हैव सम डेटा, सम फैक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू करप्शन इन ऑफिसेस और करप्शन इन पब्लिक प्राइवेट लाइफ, यू कैन मेंशन दैट वुड बी अ गुड इंट्रोडक्शन. तो आप इसमें से कोई भी बात अपनी शामिल कर सकते हैं. अच्छा, अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि भाई भ्रष्टाचार जो कंटेक्स्ट है, भ्रष्टाचार तब उत्पन्न होता है जब छोटे छोटे सुख जीवन के बड़े उद्देश्यों पर हावी हो जाते हैं. तो ये बड़े उद्देश्यों को भी आप इसमें दर्शा सकते हैं. हमने तो एक तो करप्शन की बात की इंट्रोडक्शन में, पहला अप्रोच ये था. दूसरा अप्रोच ये हो सकता है, वी कैन हाईलाइट द लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ. व्हाट आर द लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ? What are the larger purposes of life and what are the small pleasures? What are the small pleasures of life? अब इन दोनों को अगर हम स्पष्ट कर दें पहले ही तो हमारा काम आसान हो जाएगा. फिर समाधान देने में हमें सुझाव तो देना है. So what are larger purposes of life? First of all, what ultimately a human being wants? Ultimately हम क्या चाहते हैं? ये दर्शन का और नीति शास्त्र का एक बड़ा जटिल विषय है. Entire philosophers of the past, they were looking to the answer of this question, that what is the ultimate purpose of life. So for human being it is a very complex question. So at least we can say what are the larger purposes of life. जीवन में जो बड़े उद्देश्य होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? अल्टीमेट पर्पस तो अलग अलग रिलीजन्स में, अलग अलग फिलोसफीज में अलग अलग है. कहीं पर मोक्ष है, कहीं निर्वाण है, कहीं कैवल्य है ना? कहीं पर सुख की प्राप्ति है, हेडोनिज्म है, वो भी एक प्रकार की फिलोसफी है ना? सो देयर आर डिफरेंट अल्टीमेट पर्पसेस ऑफ लाइफ, बट देयर कैन बी सम यूनिवर्सली कॉमनली एक्सेप्टेड लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ, कि एक मनुष्य के रूप में हम अपने अस्तित्व को साधना चाहते हैं. सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, दैट इज वन ऑफ द लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ. हम हर कोई चाहते हैं ना कि बेहतर मनुष्य बने, अच्छे इंसान बने, समाज के लिए उपयोगी बने, समाज में हमारे काम से समाज का भला हो. ये सब हमारे जीवन के बड़े उद्देश्य होते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट द लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ एज, फर्स्ट थिंग इज सेल्फ रियलाइजेशन
और सेल्फ रियलाइजेशन एज अ ह्यूमन बीइंग, सेल्फ रियलाइजेशन, हमें स्वयं का बोध करना होता है कि भाई हम हैं कौन, ठीक है, ओके, सो सेल्फ रियलाइजेशन। सेकंड थिंग इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, हम सब में निहित प्रतिभा है, हम सब में इनहेरेंट पोटेंशियल है, हर मनुष्य में है। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल की हम बात कर सकते हैं, ये एक लार्जर पर्पस है लाइफ का। तीसरा क्या हो सकता है जीवन का और उद्देश्य, पब्लिक सर्विस हो सकता है, इट कैन बी अ लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ, है ना। सो लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो सकता है कि जन सेवा में अपने जीवन को लगाना, सामाजिक कल्याण में अपने जीवन को लगाना, ओके, सो टू अचीव सोशल वेलफेयर और टू कंट्रीब्यूट इन सोशल वेलफेयर, कंट्रीब्यूट इन सोशल वेलफेयर एंड पीस, सोशल वेलफेयर एंड पीस, समाज के कल्याण, समाज की शांति के लिए अपना योगदान देना। सो दीज थिंग्स आर लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ। नाउ द क्वेश्चन ऑल्सो टॉक्स अबाउट स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो छोटे छोटे सुख जिसके पीछे हम भागते हैं, मटेरियल प्लेजर्स, सेक्सुअल प्लेजर्स, इकोनॉमिक प्लेजर्स, सो ऑल सच प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जैसे मान लीजिए धन के पीछे भागते हैं। सो वेल्थ, हाउ लॉन्ग कैन वेल्थ लास्ट, धन कितने दिन रहता है। सो इट इज सेड दैट कि धन अस्थाई नहीं है, वेल्थ इज नॉट परमानेंट, यू नो, वेल्थ इज नॉट परमानेंट एंड वेल्थ इज नॉट समथिंग विच यू वुड अल्टीमेटली वांट टू अचीव। Even the most richest person of the world cannot be satisfied with his or her life, cannot be satisfied with the relations he or she has cultivated in his or her life. जो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति भी है वो भी अपने जीवन में संबंधों से खुश नहीं है। तो क्या उसने जीवन में जो जीवन के बड़े उद्देश्य हैं वो प्राप्त कर लिए, उसके पास धन तो बहुत है, सभी सेवाएं सुविधाएं उसके एक इशारे पर उपलब्ध हो सकती हैं, पर क्या उसके जीवन में हर चीज उपलब्ध है, सुख उपलब्ध, जो एक शांति होती है, सुकून उपलब्ध है, क्या वो चैन से सो सकता है। आप देखिए भारत में भी कुछ ऐसे यंग सीईओज का मामला आया है जहां पर कि उनको रात में नींद नहीं आती, मींस द स्टार्टअप सीईओज, रात में नींद नहीं आती, उसके लिए वो अपनी बेचैनी को, एंजाइटी को दूर करने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो जीवन के क्या बड़े उद्देश्य हासिल हो गए जब व्यक्ति चैन से सो ना पाए, है ना। सो द स्मॉल प्लेजर्स ऑफ लाइफ विथ रिस्पेक्ट टू वेल्थ, विथ रिस्पेक्ट टू सेंसुअल हैप्पीनेस, इंद्रिय सुख बोलते हैं इसको दर्शन में और नीति शास्त्र में, सेंसुअल हैप्पीनेस, जो हमारे सेंसेस से जुड़े हुए सुख है। 5 सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे, है ना। अब जैसे जीभ तो अच्छा भोजन चाहती है, कान अच्छा सुनना चाहता है, हाथ स्पर्श चाहता है ना। तो इस तरीके से, ठीक है, हाथ मतलब स्किन, आंख अच्छे दृश्य देखना चाहता है। सो these sensual pleasures they are temporary. स्मॉल प्लेजर्स क्यों कहा गया इन्हें, क्योंकि ये टेम्पररी हैं, ये हमें थोड़े समय के लिए आनंदित कर सकते हैं, पर ये हमारे व्यक्तित्व को सुखी नहीं कर सकते, हमारी आत्मा को सुखी नहीं कर सकते। सो फॉर द हैप्पीनेस ऑफ द सोल वी रिक्वायर टू अचीव दीज हायर पर्पसेस ऑफ लाइफ, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारी बातें तो हम ये भी बता सकते हैं। ओके, नाउ सी द क्वेश्चन इट सेज कि अब भैया करप्शन क्यों होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि करप्शन इसलिए होता है क्योंकि लार्जर पर्पसेस ऑफ लाइफ के ऊपर स्मॉलर प्लेजर्स हावी हो जाते हैं। तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति को लगता है ना कि अरे क्या होगा मैं अगर पैसा ही ले लूंगा, पैसा ले लूंगा कम से कम मैं कुछ अपने लिए खरीद सकता हूँ। भ्रष्टाचार में लोग क्या करते हैं, पैसा धन ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, मैं मकान खरीद लूंगा, मेरा समाज में रुतबा बढ़ जाएगा, माई सोशल स्टेटस विल गेट इनहांस्ड, इसीलिए करते हैं ना। महंगी गाड़ी में घूमूंगा या घूमूंगी तो लोग मुझे ज्यादा इज्जत करेंगे। सो फॉर ऑल दिस फ्रिवलस एंड फिक्सियस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स, गेटिंग वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। तो इसके पीछे की भावना क्या है कि उस व्यक्ति के लिए जीवन का लार्जर उद्देश्य ओझल हो गया और वो व्यक्ति जीवन के छोटे सुखों के पीछे भागने लगा। थोड़ी आरामदायक यात्रा मिल गई उसको, अगर वो महंगी गाड़ी में घूम रहा है, अगर एक आलीशान घर में रह रहा है तो उसको ठीक है, थोड़ा सुख प्राप्त हो सकता है जो शारीरिक सुख है, परंतु आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो अपने आत्मिक सुख को प्राप्त करना है, अपने आत्मा का जो स्वाभाविक प्रकृति है उसको पहचानने का प्रयास करना है। ओके, सो व्हेन स्मॉल प्लेजर्स ऑफ बीइंग दे टेक ओवर द लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ,
तभी व्यक्ति करप्शन करता है, क्योंकि उसकी जो दिशा है उसकी दिशा भटक जाती है। मनुष्य को किधर जाना चाहिए? लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ की तरफ जाना चाहिए। जीवन का दो रास्ता है, एक लार्जर पर्पस ऑफ लाइफ है और एक जो ये स्मॉल प्लेजर्स है लाइफ के, जो छोटी छोटी खुशियां हैं, ठीक है। अब इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल पर्सन है, दो रास्ता है, किधर जाना चाहिए उसे? ऑब्वियसली उसे जीवन के लार्जर पर्पस की ओर जाना चाहिए। अब अगर वो इधर से भटक के स्मॉल पर्पस ऑफ प्लेजर्स ऑफ लाइफ के पीछे भागने लगेगा तो इसकी पूर्ति के लिए उसको सही गलत काम करने पड़ेंगे, गलत तरीके से धन अर्जन करना पड़ेगा, उसमें चारित्रिक दोष आ सकता है, क्योंकि हमेशा सुख की खोज, हमेशा हमेशा इंद्रिय सुख की खोज वो व्यक्ति को सही गलत करने के लिए भी तत्पर करेगी, प्रेरित करेगी। तो इसीलिए इसी कारण से करप्शन होता है। तो यानी कि बात यह हो गई कि आप कितना भी कानून बना लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है? रूट सॉल्यूशन। अब इसका रूट सॉल्यूशन क्या है? इसका जड़ से समाधान क्या है? क्या केवल कानून बना देने से मनुष्य की ऐसी प्रवृत्तियों को रोका जा सकता है? भ्रष्टाचार को लेकर तो कई कानून है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, आरटीआई एक्ट भी प्रयास करता है भ्रष्टाचार को रोकने का, है ना। तो कई प्रकार से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल कानून भी लाया गया था, लोकपाल बिल लाया गया, लोकपाल स्थापित किया गया, देश भर में इतना बड़ा आंदोलन हुआ। क्या सरकारी कार्यालयों में और निजी कार्यालयों में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया? नहीं हुआ ना। अच्छा, तो इसका ये अर्थ है कि केवल अगर हम नैतिक बल के ऊपर फोकस करें, लीगल फोर्स के ऊपर, नैतिक कानूनी बल, अगर हम केवल लीगल फोर्स के ऊपर फोकस करें तो हम करप्शन का जड़ से समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि नैतिक दोष के कारण करप्शन की समस्या पैदा हो रही है। तो लीगल फोर्स एज ए सॉल्यूशन, इट इज जस्ट एज अ बैंडेड सॉल्यूशन, वो एक तरीके से टेम्पररी सॉल्यूशन है और वो पूर्ण समाधान भी नहीं है। तो समाधान क्या चीज में है? नैतिक बल में है। नैतिक बल का इस्तेमाल किया जाए, मोरल फोर्स का। और मोरल फोर्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? हमेशा लार्जर पर्पस की ओर उन्मुख करते हुए, सिविल सेवकों को यह बताते हुए कि तुम्हारी सेवा का यह अंतिम उद्देश्य है, जो व्यापक उद्देश्य है तुम्हारी सेवा का या तुम्हारे कार्यों का, वो ये है। तो प्रश्न फिर जाके पूछ रहा है कि सजेस्ट मेजर्स टू कंटिन्यूअसली ओरिएंट द सिविल सर्वेंट। अब कह रहा है कि भाई सिविल सर्वेंट को निरंतर ओरिएंट करने के लिए, निरंतर उन्मुख करने के लिए किस ओर? सिविल सेवा के हायर ऑब्जेक्टिव्स की ओर। क्या मेजर्स आप सुझाव देंगे? क्या ऐसे सुझाव देंगे जिससे कि सिविल सर्विस के हायर ऑब्जेक्टिव्स की ओर सिविल सर्वेंट्स हमेशा कंटिन्यूअसली उन्मुख हो, निरंतर उन्मुख हो? तो प्रश्न ये है, बात आई समझ में? अच्छा, now after introduction we will directly come to addressing the question, that is measures. We will make subheading as measures to continuously orient, orient civil servants towards higher objectives, orient civil servants towards higher objectives of civil services, higher objectives of civil services, ठीक है। ये सब हेडिंग हम बना देंगे। चलिए, अच्छा, तो अब यहां पर लेकिन थोड़ा सा एक चर्चा हम लोग इस चीज की कर लें कि सिविल सर्विस का फिर हायर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो थोड़ा सा आपको उत्तर करने में आसानी होगी। हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविल सर्विसेज, हायर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सेवा का काम क्या है? क्या लोगों को केवल सुविधाएं उपलब्ध कराना? क्या शासन करना? क्या यही उसका अंतिम उद्देश्य है? सिविल सेवा का क्या उद्देश्य है? कि समाज में सड़क बनाए जाएं, परियोजनाएं लगाई जाएं, लोगों के विवादों का निपटारा हो, क्या यही उसका अंतिम उद्देश्य है? ये तो उसका काम का हिस्सा है ही, बट व्हाट इज द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल सर्विस? In India, the larger objective of civil service, we can say, is strengthening democracy, strengthening and maintaining democracy. लोकतंत्र को मजबूत करना और लोकतंत्र को बनाए रखना, that is strengthening and maintaining democracy. ये उसका लार्जर ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, दूसरा क्या लार्जर ऑब्जेक्टिव है? एथिकल गवर्नेंस, नैतिक अभिशासन, एथिकल गवर्नेंस होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है? ह्यूमन, और वी कैन से ह्यूमन
ह्यूमेन रूल ऑफ लॉ, जो विधि का शासन है वह मानवीय दृष्टिकोण से होना चाहिए, नैतिक शासन होना चाहिए, लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अच्छा, और चौथी चीज क्या है? लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल सर्विस, सर्विंग दी पीपल, सर्विंग दी पीपल, लोगों की सेवा करना। तो सिविल सेवा सड़क बनाने के माध्यम से लोगों की सेवा करना। लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल सड़क बनाकर रुकना नहीं, उसके पीछे की जो निहित भावना होनी चाहिए लोगों की सेवा करने की होनी चाहिए, ताकि लोगों को कहीं आने जाने में सहूलियत हो। केवल ये नहीं कि सड़क बनाया उसमें पैसा खा गए। आप देखिए बरसात का समय है, पूरे देश भर में मानसून है और अलग अलग राज्यों में कहीं पर सड़क पे जल जमाव की समस्या आ रही है, कहीं बारिश के पानी से सड़क के बह जाने की समस्या आ रही है। कुछ तो बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर के ऐसे इलाके हैं जो हर बार मानसून में बाढ़ग्रस्त होते हैं, सड़कें बह जाती हैं, गांव के गांव तबाह हो जाते हैं। तो क्या केवल नाम का सड़क बना देना काम पूरा हो गया? नहीं हुआ। अगर अच्छी क्वालिटी की सड़कें बनती हैं और जो सिविल सर्वेंट है उसकी भावना ये हो कि ये मैं केवल विकास का कार्य नहीं कर रहा, ये मैं केवल अपने आधिकारिक कार्यों की पूर्ति नहीं कर रही, बल्कि मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा कर रही हूं। सो द लार्जर ऑब्जेक्टिव देन बिकम्स सर्विंग द पीपल। ओके, सो दीज आर लार्जर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ किस तरीके से कंटिन्यूअसली ओरिएंट किया जा सकता है सिविल सर्वेंट को इन लार्जर ऑब्जेक्टिव्स के प्रति? अगर ये ऑब्जेक्टिव उनके दिमाग में होंगे, लार्जर पर्पस अगर उनके ध्यान में होगा, तो करप्शन जड़ से दूर हो सकेगा। क्योंकि अगर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कोई सिविल सेवक काम करेगी तो वो भ्रष्ट नहीं होगी। अगर एथिकल गवर्नेंस को अपनाते हुए काम करेगी कोई महिला अधिकारी तो वह भ्रष्ट नहीं होगी। लाइकवाइज, इफ यू टेक अप the role as a civil servant from the human perspective, from the human point of view, then you will not be corrupt. You will think for the people. You will think for efficient utilization of public resources. Okay? Fine. Now see. So what measures can you suggest? So the first thing is, can we suggest that inculcation of modules over these larger objectives in the training itself, है ना? तो चूंकि प्रशिक्षण की बहुत बड़ी भूमिका होती है ऑफिसर के ओरिएंटेशन में, सो इनकलकेशन ऑफ मॉड्यूल्स रिलेटेड टू larger objectives of civil services, larger objectives of civil services at various stages of training, प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों पर, जैसे एंट्री लेवल ट्रेनिंग होती है उनकी, है ना, सिविल सर्विसेज की, जो सिविल सर्विसेज रिक्रूट्स हैं, फिर मिड करियर ट्रेनिंग होती है, मिड लेवल ट्रेनिंग होती है, फिर सीनियर जब हो जाते हैं उस समय भी ट्रेनिंग होती है। सो देयर इज अ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एट वेरियस स्टेजेज ऑफ करियर, है ना, मिड एंट्री लेवल, मिड लेवल, सीनियर लेवल। ओके, दूसरी चीज ये है कि उनको इस देश की परिस्थिति से अवगत कराया जाए और इस देश को आजादी दिलाने में, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, पूरे देश के लोगों ने भूमिका निभाई है, तो उनके कार्यों से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए अगर उनको कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन चाहिए तो उनको ऐसी जगहों पर भी ले जाना चाहिए। भारत दर्शन एक कंपोनेंट होता है, जो यंग रिक्रूट्स होते हैं सिविल सर्विस में, तो पर्टिकुलरली जब आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो भारत दर्शन कराया जाता है। उसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि आप अपने देश को, उसकी संस्कृति को, लोगों को नजदीक से देखें, जानें। तो क्या हम उसमें एक कंपोनेंट डाल सकते हैं भारत दर्शन के माध्यम से, भारत दर्शन के कंपोनेंट में, कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनसे जुड़े हुए जगहों पर, स्थानों पर, उनके स्मारकों पर, उनसे जुड़े संस्थानों में उनको कुछ समय बिताने के लिए कहा जाए, ताकि उनके अंदर वो देशभक्ति की भावना प्रेरित हो, सेल्फलेस सैक्रिफाइस टू द नेशन, वो भावना उनके अंदर प्रेरित हो, है ना। तो हम क्या उपाय सुझा सकते हैं, है ना, कि inspiring them from selfless sacrifice of freedom fighters
inspiring them from the selfless sacrifice of freedom fighters by related visits, by related tours और visits, by related tours और visits. हम ऐसा कर सकते हैं भारत दर्शन में या भारत दर्शन के बाहर. भारत दर्शन में ऐसे भी सेगमेंट्स होते हैं जहां पर कि अलग अलग जगहों पर उन्हें ले जाया जाता है, इंक्लूडिंग दोज हु आर रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स. पर क्या हम एक ऐसा डेडिकेटेड, एक इस तरीके का एक डेडिकेटेड सेगमेंट टूर का, ट्रिप का, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ करियर पे डाल सकते हैं? दूसरी बात ये. तीसरी चीज ये कि कांस्टेंट, क्योंकि वो कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन की बात कर रहा है, सो वी कैन से continuous orientation through public engagement, through mandatory public engagement in remote areas of the country, जहां पर कि वो देश के लोगों के वास्तविक समस्याओं को देखने का प्रयास करेंगे. तो लार्जर पर्पस ऑफ सिविल सर्विस उनको तब समझ में आएगी जब देश का अंतिम व्यक्ति, जो देश के अंतिम छोर पे रह रहा हो, दूर दराज के इलाकों में रह रहा हो, वैसी महिलाएं, वैसी बच्चियां, जब उनके दैनिक जीवन की समस्याओं से वो अवगत होंगे, तो उनको फिर सिविल सेवा का जो लार्जर ऑब्जेक्टिव है कि हमें लोकतंत्र को इन लोगों तक पहुंचाना है, हमें लोकतंत्र का लाभ इस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तब जाकर कहीं उन्हें उसका एक लगातार बोध होता रहेगा. सो वी कैन से फॉर एग्जांपल मैंडेटरी फील्ड ट्रिप्स और विलेज स्टेज. तो कुछ राज्यों ने ऐसा प्रयास भी किया है, जिन्होंने, अब ऐसा है कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को गांवों में महीने में एक दिन वहां पर रात बितानी है, या फिर जो प्रशासनिक जो कार्यालय है वो टेम्पररी रूप से एक दिन के लिए दूरस्थ इलाकों से चलाना है. ठीक है, तो इस तरीके का, या जनता दरबार जैसे कार्यक्रम है जिसमें कि पब्लिक एंगेजमेंट को बढ़ाया जाता है. तो आप इन चीजों का सुझाव कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन के लिए दे सकते हैं. अच्छा, चौथी चीज में हम बात कर सकते हैं रेगुलर वर्कशॉप्स की. और ऐसे वर्कशॉप्स में हम आइकन्स को लेकर आए, आइकन्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड हु हैव वर्कड सेल्फलेसली फॉर द कंट्री, आइकन्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे वो आपको स्पिरिचुअल या रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल रिलीजियस आइकन्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, सिनेमा, है ना, आर्ट, लिटरेचर एंड सिनेमा, जो कि देश के ऊपर नजर रखते हो, देश की स्थिति पर नजर रखते हो, परिस्थितियों पर नजर रखते हो, ताकि उनको यह पता चले कि सिविल सेवा में आने का महत्व क्या है. ठीक है. अच्छा, सो ऑर्गेनाइजिंग रेगुलर वर्कशॉप्स इन्वॉल्विंग आइकन्स, है ना. उसके बाद एंड ऑल्सो दोज वॉलंटियर्स फ्रॉम द ग्राउंड, उनको भी ऐसे वर्कशॉप में शामिल करना चाहिए. वॉलंटियर्स फ्रॉम द ग्राउंड, those who can be an eye openers, कि लोग अपने अपने स्तर पर इंडिविजुअली कितना एफर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो वैसे इंटरैक्शंस को प्रमोट करके उनका एक कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन लार्जर पर्पस की तरफ बनाया जा सकता है. अच्छा, उसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने बात की लार्जर पर्पस के कंटेक्स्ट में, सिविल सर्विस के कंटेक्स्ट में एथिकल गवर्नेंस की, तो उसके लिए, या फिर मान के चलिए कि स्ट्रेंथनिंग एंड मेंटेनिंग डेमोक्रेसी, उसके लिए तो एक कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन के लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? वी कैन से दैट फॉर कंटिन्यूअस ओरिएंटेशन ऑन एथिकल गवर्नेंस, फॉर द डेवलपमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ द वैल्यूज ऑफ एम्पैथी, फॉर द वैल्यू ऑफ सिंपैथी, सहानुभूति, समानुभूति, दयालुता, इस तरीके के भावनाओं का विकास करने के लिए, उनके अंदर सर्विस की वैल्यू को इनग्रेन करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए क्या किया जा सकता है? सो वी कैन ऑल्सो organize regular meetings with various different stakeholders
stakeholders of the community, various stakeholders of the community, various stakeholders of the community, और ये various stakeholders कौन हैं? सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी, है ना. देन वी हैव मेंबर्स द कॉमनर्स फ्रॉम पब्लिक. तो इस तरीके से हम उनका एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन सिविल सेवा के लार्जर पर्पसेस की ओर हम बना के रख सकते हैं. अच्छा, तो चूंकि 150 वर्ड्स में हमें अपनी बात को लिखना है, तो 150 वर्ड्स में आप 5-6 पॉइंट्स की बात करते हैं. अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें ह्यूमेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या उसमें पशु पक्षी शामिल नहीं होते? हम जानते हैं कि हम प्रकृति के जितने करीब होते हैं हम जीवन के अर्थों को उतना ज्यादा समझते हैं. सो फॉर अ ह्यूमेन पर्सपेक्टिव, सो वी कैन से दैट कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विथ एनवायरमेंटल इश्यूज आल्सो, है ना. तो सिविल सेवकों की जो पोस्टिंग्स है उनको हम वैसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स में जो कि सोशली सेंसिटिव डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्वायरमेंट, जहां पर की ज्यादा संवेदना की आवश्यकता होती है, हम अगर उन्हें मैंडेटरी पोस्टिंग इन मिनिस्ट्रीज में दें तो क्या उनका लार्जर पर्पस की तरफ नजर नहीं जाएगा? आंख तो खुलेगी. अच्छा, सो वी कैन से दैट मैंडेटरी पोस्टिंग इन socially sensitive departments of ministry, mandatory postings in socially sensitive departments and ministries, socially sensitive departments और ministries, जैसे कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, है ना, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज. Okay, so we can write these kind of suggestions. Fine. How can we conclude? Conclusion क्या होना चाहिए इसका? अच्छा, इन चीजों का उद्देश्य क्या है? लार्जर पर्पस की तरफ क्यों ओरिएंट करना चाहते हैं? कि करप्शन का रूट से एलिमिनेशन हो जाए. क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई नजदीक से देखता हो कि वनों की कटाई बहुत तेज गति से हो रही है, नहीं होनी चाहिए, तो क्या वो व्यक्ति तब भी भ्रष्ट बना रहेगा? चेतना को अगर जागृत करना है तो समस्या के रूबरू लाना पड़ेगा. ठीक है ना. So we can suggest these measures. Okay. How can we conclude? We can conclude that moral force can be the ultimate weapon against corruption. बात करप्शन की हो रही थी प्रश्न में, तो हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो नैतिक बल है वो सबसे अल्टीमेट वेपन है. इज द मोस्ट पोटेंट टूल और वेपन अगेंस्ट करप्शन, है ना, अगेंस्ट करप्शन. तो जो एथिकल कंपोनेंट है सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग में, तो ट्रेनिंग में एथिकल कंपोनेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए. क्योंकि वो एथिकल कंपोनेंट को बढ़ावा मिलेगा तो फिर रूट कॉज ऑफ करप्शन तक हम पहुंच पाएंगे. इस तरीके से अपनी बात को यहां पर समाप्त कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5B. अभी तक हमने 5A की चर्चा की है. 5B में पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट्स इंश्योर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज अंडरस्कोर सिटीजन्स इंटाइटलमेंट. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट्स इंश्योर द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमिटमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज अंडरस्कोर सिटीजन्स इंटाइटलमेंट. जो कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान देते जाना है. हाउ डू दीज लेजिस्लेशंस empower the citizens? How do these legislations empower the citizens? Discuss from an ethical point of view. So you have to discuss from an ethical point of view, not any other point of view. इसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन दृष्टिकोणों से नहीं, नैतिक दृष्टिकोण से आपको विवेचना या चर्चा करनी है. आपको 150 शब्दों में अपनी बात को रखना है. 10 अंक का यह प्रश्न है. हिंदी में पढ़ते हैं. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट. लोक सेवा गारंटी अधिनियम सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की वास्तविक पूर्ति सुनिश्चित करते हैं. सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं की वास्तविक पूर्ति सुनिश्चित करते हैं और साथ ही नागरिकों के सेवाओं के अधिकार को, नागरिकों के
सेवाओं के अधिकार को यानी इंटाइटलमेंट को रेखांकित करते हैं। ये कानून नागरिकों को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं। अब प्रश्न देखिए क्या है, वो तो स्टेटमेंट था। ये नागरिकों को किस प्रकार सशक्त बनाते हैं, नैतिक दृष्टिकोण से चर्चा कीजिए। तो नैतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपको अपनी बात को रखना है और उत्तर 150 शब्दों में देना है। ठीक है। अब प्रश्न का इसमें जो मूल आधार है वो किस विषय को लेकर है, किस चीज को लेकर है, मुख्य केंद्र सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन का क्या है। अगर आप देखें तो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, इसमें दो बातें और आपको प्रमुख हैं। एक तो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कमिटमेंट्स, सरकार के द्वारा किए गए प्रतिबद्धताएं, और दूसरा नागरिकों का अधिकार, सिटीजन्स इंटाइटलमेंट टू सर्विसेज। लोकतंत्र में नागरिक क्या होता है, इंटाइटल्ड होता है, इंटाइटल्ड टू सर्विसेज। ओके, तो जो भी सरकार के द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रम चलाया जाता है या सरकार के द्वारा गारंटी अधिनियम लाए जाते हैं, वो कोई चैरिटी नहीं है। सरकार कोई एहसान नहीं कर रही जनता पे, वो जनता का अधिकार है कि उन्हें मूलभूत बुनियादी सुविधाओं और विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियों को उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है, जो जनता का हक है। ठीक है, तो इसमें एक तो प्रमुख बात आ गई पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, दूसरा क्या हो गया कमिटमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, तीसरा क्या हो गया सिटीजन्स एंटाइटलमेंट टू सर्विसेज। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हाउ डू दे एम्पावर द सिटीजन, है ना, तो कैसे इससे नागरिकों का सशक्तिकरण होता है। नाउ द क्वेश्चन फोकसेस अपॉन डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। ओके, डिलीवरी ऑफ public service and citizen rights, delivery of public service, ethical governance, and so what is the theme of the question? The theme of the question is delivery of public services या public services delivery, जो आपके सिलेबस का एक टॉपिक भी है, delivery of public services। और दूसरा ये गवर्नमेंट के कमिटमेंट की बात कर रहा है, इसीलिए एथिकल गवर्नेंस की बात कर रहा है। ओके, we are identifying the key themes which are highlighted by the question, and the next thing citizens entitlement की बात कर रहा है, यानी कि ये नागरिक अधिकारों की बात कर रहा है, citizen rights की। now this is the subject matter of the question, the statement of the question। okay, so we can start in context of the subject matter। इन तीनों में से हम किसी चीज के रिस्पेक्ट में बात को शुरू कर सकते हैं, है ना। we can either राइट इन कंटेक्स्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, एथिकल गवर्नेंस और सिटीजन राइट्स। तो हम एथिकल गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि एथिकल गवर्नेंस को सुनिश्चित करने के लिए पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी को एक एंटाइटलमेंट के रूप में, सिटीजन के राइट्स के रूप में समझना होगा। ठीक है, जो लोक सेवाओं की डिलीवरी है, नैतिक अभिशासन या नैतिक शासन व्यवस्था में लोक सेवाओं की डिलीवरी नागरिकों के प्रति एक नागरिक अधिकार के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। ये बात हम इंट्रोडक्शन में कह सकते हैं। ठीक है, इन द इंट्रोडक्शन चल हम लोग इसको लिख कर देखते हैं कि ये किस प्रकार से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ सी इन द इंट्रोडक्शन हम ये लिख सकते हैं ना कि पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, एथिकल गवर्नेंस requires delivery of public services as citizens rights, okay, citizens rights। तो एथिकल गवर्नेंस इट रिक्वायर्स डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एज सिटीजन्स राइट्स, और उसके आगे हम कह सकते हैं कि इट स्ट्रेंथेन्स द कनेक्ट बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। इट स्ट्रेंथेन्स द कनेक्ट और एंगेजमेंट बिटवीन पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। तो इस तरीके से हम अपनी बात को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इस इंट्रोडक्शन में जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, जो कंटेक्स्ट था क्वेश्चन का, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो इसकी भूमिका केवल कंटेक्स्ट को ले डाउन करने तक ही है, इसको एक्सप्लेन नहीं करने लगना है। ओके, वी हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन, दिस इज द मेन क्वेश्चन, हाउ डू दीज लेजिस्लेशंस एम्पावर द
सिटीजन्स। ओके, तो अब हमने इसको एड्रेस कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। नाउ वी विल डायरेक्टली कम टू हाउ डू दीज लेजिस्लेशंस एम्पावर द सिटीजन, डिस्कस फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, so we will make a subheading. The subheading will be public service guarantee acts, public service guarantee acts empowering the citizens, empowering the citizens। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है, ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। Okay, so how do they empower the citizen from an ethical point of view? Now the first thing is, when Public Service Guarantee Act, what do they do? वो करते क्या है असल में? लोक सेवा गारंटी अधिनियम, लोक सेवाओं की डिलीवरी को लेकर जो गारंटी अधिनियम आते हैं सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा, जैसे आप देखें कि दिल्ली में, बिहार में, कई अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में केंद्र राज्य सरकारों के द्वारा लोक सेवाओं की आपूर्ति को लेकर गारंटी अधिनियम लाए गए हैं। उन गारंटी अधिनियम में सेवाओं की एक सूची होती है कि इन सेवाओं की आपूर्ति एक निश्चित समय में की जाएगी। बहुत राज्य सरकारों के अधिनियम में यह भी बात शामिल है कि डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी। ऐसे भी पहल किए जा रहे हैं, पहल के पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको राशन की उपलब्धता को लेकर हो, आपको सर्टिफिकेट्स को लेकर हो, है ना, जो हमें अपने सरकारी सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता पड़ती है, सरकार के द्वारा जारी सर्टिफिकेट्स की, तो इसके डोर स्टेप डिलीवरी की भी बात होती है। लेकिन गारंटी अधिनियम में मुख्यतः आपको एक सूची दी जाती है लोक सेवाओं की, जो कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत नागरिकों को उपलब्ध कराना वो सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज उसमें महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक तय समय सीमा है, और अगर समय सीमा के अंदर नागरिकों को वो सेवाएं नहीं मिली तो फिर उसके लिए शिकायत निवारण तंत्र की भी व्यवस्था होती है। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक तरीके से सरकार को ज्यादा जिम्मेदार बनाता है। सरकार जो प्रतिबद्धता करती है चुनाव से पहले या चुनाव जीतने के बाद, सरकार सर्टेन कमिटमेंट्स करती है जनता से, तो उनकी पूर्ति को यह सुनिश्चित करता है कि वो सारी बातें केवल कागजी और हवाई खोखली बातें ना हो, वो जमीन पर धरातल पर उतरें। और दूसरी बात कि नागरिकों को वह रेसिपिएंट के रूप में नहीं देखती, वो लाभार्थी के रूप में नहीं देखती कि ये योजनाओं के और कार्यक्रमों के और लोक सेवाओं के लाभार्थी हैं। मतलब उनको, नागरिक को वो लोकतंत्र के मालिक के रूप में देखती हैं कि नागरिकों का अधिकार है इन सेवाओं को लेकर। तो इससे नागरिकों में सशक्तिकरण कैसे आता है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के द्वारा? तो सबसे पहले जो हमने बात की कि इसमें टाइमलाइंस होती हैं, है ना। सो निश्चित समय सीमा, डेडिकेटेड टाइमलाइंस फॉर डिलीवरी ऑफ, डेडिकेटेड और क्लियर टाइमलाइंस फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, क्लियर टाइमलाइंस फॉर डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विसेज फॉर एग्जाम्पल इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट etc. okay, income certificate, caste certificate etc. okay, now when there is dedicated and clear timeline, so what does it do? Sorry. So when there is dedicated and clear timelines for delivery of public services, what does it do? It makes the government accountable and it increases the power of citizens to ask questions from the government. Okay, तो हम लिख सकते हैं ना कि it empowers the citizen. How does it empower the citizen? It empowers the citizen to ask questions from the government, or make the government more accountable. Ask questions from the government or make it more accountable, or make it more accountable. तो ये एक एथिकल पर्सपेक्टिव हुआ कि नागरिकों को सशक्त कैसे करता है। तो वो सरकार से अधिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उनका कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि
ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की हम लोगों ने बात की है ना, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म की, ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। अब क्योंकि प्रश्न हमसे यही पूछ रहा है कि यह नागरिकों को कैसे सशक्त करता है, तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म नागरिकों के पास है तो उन्हें करप्ट प्रैक्टिसेस जो है, मान लीजिए सरकारी सेवाओं का जब लाभ लोगों को नहीं मिलता तो फिर क्या होता है, भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते हैं अधिकारियों को, कर्मियों को, फिर वो रिश्वत देकर अपना काम करवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है तो उसके जो भी नियम हैं वो फिर सरकारी सेवाओं पर लागू होते हैं और निश्चित समय सीमा और प्रक्रिया के तहत नागरिकों को उसका लाभ पहुंचाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो नागरिकों को इस प्रकार से क्या है कि वो भ्रष्टाचार से बच जाते हैं। सो इट सेव्स these type of legislations, they empower the citizen by saving them from corruption. Okay, so grievance redressal mechanism ये क्या करता है, लोगों को करप्शन से बचाता है। एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चर्चा करनी है ना, saves public from corruption। सबसे पहली तो बात ये है, शिकायत निवारण तंत्र से एक दबाव होता है ना, और दूसरी चीज कि नागरिक भी फिर प्रक्रियाओं को लेकर ज्यादा जागरूक होते हैं, नागरिक भी फिर प्रक्रियाओं के विषय में अधिक जानकारी उनको प्राप्त होती है। सो एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्रिएट्स पब्लिक अवेयरनेस, लोगों की जागरूकता भी इससे बढ़ती है, पब्लिक अवेयरनेस। वी हैव टू ओनली टॉक फ्रॉम द एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी डिस्कस्ड विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटेबिलिटी, वी डिस्कस्ड विथ रिस्पेक्ट टू लेस करप्शन and increased public awareness. Now the third point, see, so there is a certain procedure to access the public services, the guarantee services. Okay, so it provides the citizens a model, it provides the citizen a model to be replicated in other programs. नागरिकों की फिर जो आकांक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं सरकार से, वो और अधिक बढ़ जाती हैं। नागरिकों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के बढ़ने से फिर वो सरकार से अन्य सेवाओं में भी इस प्रकार के गारंटी की मांग करते हैं। सो इनफैक्ट इट रेजेस पीपल्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी, उनको लगता है कि लोकतंत्र परफॉर्म कर रहा है। सो इट इंक्रीजेस पीपल्स ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। हाउ डज इट empowers the citizens? It increases people's trust in democracy, increases people's trust in democracy, enhancing their expectations from the government, enhancing their expectations from the government, enhancing their expectations from the government। तो एक तरीके से क्या है कि ये जन विश्वास लोकतंत्र में बढ़ता है। और नागरिक सशक्त कैसे होते हैं? पीपल दे enhance their expectations from the government, सरकार से उनकी अपेक्षाएं और बढ़ती जाती हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे, है ना। अब पब्लिक सर्विसेज गारंटी अधिनियमों में निश्चित आपको एक तरीके से सभी जो वहां पर पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उन सबके रोल को स्पेसिफाई किया होता है, उन सबके रोल्स स्पेसिफिक होते हैं, तो सिटीजन्स के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। सो देयर इज अ क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू दी प्रोसेसेस। सो एम्पावरमेंट कहां से आता है? क्लैरिटी ऑफ प्रोसेस से। सो ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशंस, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशंस, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशंस, देयर इज अ clarity, there is a clarity with respect to, there is a clarity regarding the processes among public, clarity regarding processes among public, clarity regarding processes among public. So it increases the claim, it increases the claims made by the public, it increases the claims made by the public। तो नागरिक फिर वैसे में क्या करता है कि सशक्त होकर फिर अपने अधिकार को जताता है। दे assert their claim, they make their claim, affirm their claim with respect to the delivery of public services। ठीक है, तो इस तरीके से हमें हमेशा एथिकल पर्सपेक्टिव के रिस्पेक्ट में बात करना है। नाउ सी, सरकारी सेवाओं के लाभ को कि जब हम संबंध में बात करते हैं तो विशेषकर देखते हैं कि जो कमजोर तबके हैं, जो सुभेद वर्ग के जो समाज
में जो सुभेद वर्ग के समूह हैं, उनसे संबंध रखने वाले लोगों को लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच और मुश्किल होती है। जैसे हम बात करें विकलांग लोगों की, स्पेशली डिसेबल्ड लोगों की, बच्चों की, वृद्धों की, महिलाओं की, ठीक है। तो ये ऐसे समूह हैं, सुभेद समूह हैं, कमजोर वर्ग हैं, जो लोक सेवाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं या उनको कठिनाई होती है। अब अगर लोक सेवा गारंटी अधिनियम हो तो उन्हें भी इसका लाभ अधिक मिलता है। तो गारंटी अधिनियम के माध्यम से जो सुभेद वर्ग वंचित हो जाते थे या उन्हें कठिनाई आती थी लोक सेवा का लाभ लेने में, उनको वो भी सशक्त होते हैं, उनकी भी दावेदारी बढ़ती है। सो वी कैन राइट दैट it increases the participation of vulnerable या फिर weaker sections of society in governance process। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, जब वीकर सेक्शन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो उनका एम्पावरमेंट होता है या नहीं होता है, सो दे गेट मोर एम्पावर्ड, तो उनका एम्पावरमेंट होता है एंड द प्रोसेस दे गेट मोर एम्पावर्ड। सो इन दिस वे यू हैव टू कंटिन्यू कनेक्टिंग द पॉइंट्स विद द क्वेश्चन। नाउ one of the most important thing is the denial of service, and this denial of service, it creates a lot of problem for the public. But when the delivery of service is assured, so there is no ground for the denial of service for the officer, and the person cannot be turned away from the government office. So it empowers the citizen by increasing their participation in the government process. Okay, now see public service जो गारंटी लेजिस्लेशंस हैं आज के टाइम पे डेटा ड्रिवन है, उनमें डिजिटलाइजेशन को शामिल किया जा रहा है, उसमें ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होती है। तो एक तरीके से ये एक डाटा ड्रिवन एक्सरसाइज होता है, एक डाटा ड्रिवन गवर्नेंस की ओर ले जाता है, ई गवर्नेंस की ओर ले जाता है। ई गवर्नेंस से अगर इसे इंटीग्रेट कर दिया जाए तो नागरिकों को सेवाओं तक उनकी पहुंच आसान हो जाती है और वो जल्द सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। Okay, so we can also talk in terms of accessibility. We can also talk in terms of accessibility and ease of public services delivery. Accessibility and ease of public services delivery, thus empowering the citizens. इस तरीके से नागरिकों को सशक्त करते हैं, एम्पावरिंग दी सिटीजन्स। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर ई गवर्नेंस की बात कर सकते हैं, डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की बात कर सकते हैं, है ना। ई गवर्नेंस एंड डिजिटल डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। तो हम बात कर रहे थे डेटा ड्रिवन गवर्नेंस की। ओके, ई गवर्नेंस में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। तो इससे मॉनिटरिंग करना आसान होता है और यह नागरिकों को किस प्रकार से सशक्त करता है, वो उन्हें बेहतर सरकारी कार्यक्रमों के या लोक सेवाओं की आपूर्ति के बेहतर मॉनिटरिंग को लेकर सशक्त बनाता है, इंपावर करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द पब्लिक सर्विस गारंटी लेजिस्लेशंस दे empower the citizens in various ways as we discussed. Now, आप कई बार ये देखते हैं कि लोग ऑफिस सरकारी दफ्तरों में एक से दूसरी टेबल पे वो भटकते रहते हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय उनको भेजा जाता है, तो कहीं ना कहीं वो एक अपने आप में एलिनेशन को महसूस करते हैं, वो व्यवस्था के प्रति एक उनके अंदर असंतोष पैदा होता है। लेकिन पब्लिक सर्विस गारंटी लेजिस्लेशंस वो लोगों के अंदर सरकार के प्रति एक भरोसा पैदा करता है। इस तरीके से लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने और प्रगाढ़ बनाने में भूमिका निभाता है। तो हम कंक्लूजन के रूप में क्या लिख सकते हैं कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट्स दे इंक्रीज, दे पेनिट्रेट डेमोक्रेसी, दे डिपेंड डेमोक्रेसी और स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी बाय इंक्रीजिंग पीपल्स ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। लोगों में सरकार का भरोसा को और जड़ से वो मजबूत करता है।
और हमको इसमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन कह रहा है कि नाउ द पीपल दे consider the public services as they are entitled to it, so it also gives people the ownership of the process. Okay, so public service guarantee legislations, they give the ownership of the process to the people, and in the process it strengthens democracy. तो इस तरीके से हम अपनी बात को conclude कर सकते हैं. ठीक है. Now coming to question number 6A, the practice of bringing domain experts into the government, into the government is based on the rationale to bring in fresh ideas, talents and diverse experiences into civil services. But such attempts in the recent past in India have generated much controversy. So this is the statement of the question. Okay. Now see, the question is asking you to discuss this statement in light of principles that form the philosophical basis of governance. Now, philosophical basis of governance is one topic in your UPSC GS4 ethics syllabus. Philosophical basis of governance. Question is asking that discuss this statement. Now, this statement becomes the statement of the question. It is not mere context. आपको ये अंतर समझना है. पहले के क्वेश्चन में 5A 5B इन सब में हमने जो देखा कि स्टेटमेंट कंटेक्स्ट था. नाउ इसमें स्टेटमेंट को ही आपको डिस्कस करना है. सो इट फॉर्म्स द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन. डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ प्रिंसिपल्स दैट फॉर्म द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. ठीक है. 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है. अच्छा, हिंदी में हम बात करें, सरकार में क्षेत्र विशेषज्ञों को लाने की प्रथा, सरकार में क्षेत्र विशेषज्ञों को, डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने की प्रथा सिविल सेवा में नए विचारों, प्रतिभाओं और विविध अनुभवों को लाने के तर्क पर आधारित है. लेकिन भारत में हाल के दिनों में ऐसे प्रयासों ने काफी विवाद उत्पन्न किया है. शासन व्यवस्था के दार्शनिक आधार बनाने वाले सिद्धांतों के प्रकाश में, दार्शनिक आधार स्थापित करने वाले सिद्धांतों के प्रकाश में इस कथन की चर्चा कीजिए. 150 शब्दों में बात करना है आपको. ठीक है. चलिए, तो अब इसमें प्रश्न किस चीज के ऊपर है? आप इतनी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़कर तो हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन लैटरल एंट्री के ऊपर है. सरकार में, सिविल सेवाओं में क्षेत्र विशेषज्ञ को, डोमेन एक्सपर्ट्स को लाने की जो प्रथा है, हम उसी को लैटरल एंट्री टू सिविल सर्विसेज कहते हैं. सिविल सेवाओं में लैटरल भर्ती की प्रक्रिया कही जाती है, जिसमें कि हम जान रहे हैं आज के समय में तकनीक का युग है, हर सेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत ज़्यादा डायनामिक हो चुका है. तो ऐसे में जो सरकारी गतिविधियां हैं, कार्य हैं, वो भी कई अन्य क्षेत्रों में विस्तारित हो रही हैं. और क्षेत्रों में विस्तार के साथ ही हमें उन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी जोड़कर सिविल सेवा में चलना होगा. अगर हम क्षेत्र विशेषज्ञ को जोड़कर नहीं चलते हैं तो उसमें फिर नई प्रतिभाएं नहीं आ पाएंगी. सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रतिभाएं हैं केवल वहीं तक सीमित रह जाएंगे, नए विचारों का आवागमन नहीं हो पाएगा. और साथ ही साथ प्रश्न क्या कह रहा है कि विविध अनुभव, तो जो अलग अलग क्षेत्र के डोमेन एक्सपर्ट होते हैं वो अपने अर्जित अनुभवों को भी सरकार में लेकर आते हैं. तो ये एक तर्क दिया जाता है सिविल सेवा में लैटरल एंट्री को लेकर. ठीक है. तो ये स्टेटमेंट है. उसके आगे क्या कह रहा है? लेकिन भारत में हाल के दिनों में ऐसे प्रयासों ने काफी विवाद उत्पन्न किया है. अभी देखिए कि हाल में ही सरकार ने पिछले वर्ष जब ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सिविल सेवा में लैटरल एंट्री के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उसको लेकर काफी राजनीतिक विवाद भी हुआ था और सामाजिक विवाद भी हुआ था. ठीक है. तो अब इस कथन को आपको शासन व्यवस्था के दार्शनिक आधार स्थापित करने वाले सिद्धांतों के प्रकाश में आपको किस लाइट में इसको डिस्कस करना है, इसकी विवेचना किस आलोक में करनी है आपको? सो दोज प्रिंसिपल्स विच फॉर्म द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. गवर्नेंस, शासन व्यवस्था, उसका कुछ दार्शनिक सिद्धांत होता है. सो गवर्नेंस इज बेस्ड अपॉन सर्टेन philosophical principles. Now in light of those philosophical principles you have to discuss this statement. Clear hai? Okay, so what is the theme of the question? Theme of the question is lateral entry to civil services. Lateral entry to civil services. So this is the question.
the subject matter of the question. Fine. And the next thing is, the question is also mentioning philosophical basis of governance. So you can introduce your answer with either of them. Lateral entry to civil services and philosophical basis of governance. Okay, of governance. Okay, fine. So now let us see how can we introduce. In the introduction, if we lay down the philosophical basis of governance, it will give the examiner a clear idea that we are aware of those principles. तो अभिशासन के या शासन व्यवस्था के दार्शनिक आधार किन सिद्धांतों में होते हैं, कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो गवर्नेंस के फिलोसॉफिकल बेसिस को फॉर्म करते हैं. अगर हम उन सिद्धांतों की बात करें, so we can start our answer writing the principles, the philosophical principles forming the basis of governance are we can say justice, equality, rule of law, okay, justice, equality, rule of law, accountability, fine, etc. So these are the philosophical basis of governance. कि रूल ऑफ लॉ होनी चाहिए, आर्बिट्रेरीनेस नहीं होना चाहिए, समाज का उद्देश्य क्या होना चाहिए, न्याय स्थापित करना, समानता स्थापित करना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, है ना. सो दीज आर द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस. नाउ द क्वेश्चन सेज दैट इन लाइट ऑफ दीज प्रिंसिपल्स यू हैव टू डिस्कस द स्टेटमेंट विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, चलिए. तो हम इसमें आगे अपनी बात को कह सकते हैं कि एथिकल गवर्नेंस इज वन which actually delivers on these principles, which actually delivers on these principles. नैतिक शासन हम किसे कहते हैं, जो वास्तविकता में इन सिद्धांतों को अमल में लाता हो, इन सिद्धांतों की पूर्ति करता हो, उसे ही हम एथिकल गवर्नेंस कह सकते हैं. सो एथिकल गवर्नेंस इज वन विच एक्चुअली delivers these principles or acts on these principles, which delivers the benefits of these principles, okay. So this will be our introduction. We have dealt with the philosophical basis which is mentioned in the question. Now we will come to the main body of the answer. So lateral entry, actually the practice of bringing domain expert is nothing but lateral entry. So lateral entry into the government is based on the rationale, but such attempts in the recent past have generated much controversy. So we can make the subheading, the practice of lateral entry or lateral entry in India, lateral entry to civil services in India, creating much controversy. So we have to discuss it in the light of philosophical principles which forms the basis of governance. Now the first point is governance that is based upon the idea of efficiency. Okay, so we can write efficiency also, and so there are multiple such philosophical bases. So governance is based upon the idea of efficiency and meritocracy. गवर्नेंस का बेसिक आइडिया क्या होता है कि इसमें कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए, एफिशिएंट लोग होने चाहिए, मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए. तो लैटरल एंट्री के पीछे भी यही आइडिया है, एफिशिएंसी एंड मेरिटोक्रेसी. लेकिन जो कंट्रोवर्सी है वो इस चीज को लेके है कि लैटरल एंट्री से एफिशिएंसी तो प्रमोट होने का दावा किया जा रहा है,
लेकिन फिर इंक्लूजन का क्या होगा? शैल वी लिव इंक्लूजन एंड प्रोमोट एफिशिएंसी? सो वी कैनॉट सेलेक्ट एफिशिएंसी एट द कॉस्ट ऑफ इंक्लूजन। क्योंकि अगर हम केवल एफिशिएंसी को देखते हैं तो हमें समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना है। यह भी देखना है कि हर वर्ग का व्यक्ति सिविल सेवा में उसको भी समावेशित किया जाए। सो द कंट्रोवर्सी इज विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। With respect to meritocracy, the controversy was with respect to affirmative action. अगर हम मेरिटोक्रेसी की बात करें तो जो कंट्रोवर्सी इसको लेकर है कि एक प्रतिभा पर आधारित व्यवस्था होनी चाहिए सिविल सेवा में और लैटरल एंट्री उसी को प्रमोट करता है, वो एक फिलोसॉफिकल बेसिस भी है गवर्नेंस का। तो वैसे में फिर अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज का क्या होगा कि जिनके साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुई है उसको फिर कैसे, उन वर्गों को कैसे फिर हम प्राथमिकता देंगे। Okay, so in this way you have to write your points. Now the next thing is we talked about justice. Okay, we talked about justice. When the government is more productive, by lateral entry into civil services, रैशनल क्या है कि सरकार का जो कार्य है वो अधिक उत्पादक हो जाएगा, अधिक प्रोडक्टिव हो जाएगा। When the government is more productive by lateral entry of domain experts into civil services, so there will be more justice ensured to the people. लोगों को अधिक न्याय मिलेगा, जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं वो बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगी। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों को शासन व्यवस्था का लाभ मिलेगा जिससे कि न्याय सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक बात है ना? सो दिस प्रोडक्टिविटी विल लीड टू justice, and we just saw that justice, it is a philosophical basis of governance. न्याय का सिद्धांत शासन व्यवस्था के बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है, अच्छा, नाउ बट क्या ये अन्य लोगों को जो रेगुलर इंट्रेंट्स हैं सिविल सर्विसेज में, रोजगार की कमी देश के अंदर है। हम जानते हैं कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकते हैं, उसका हम लाभ उठा सकते हैं, पर पर्याप्त रोजगारों का सृजन फिर भी हम अभी नहीं कर पा रहे। तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, क्या ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, युवाओं के साथ इनजस्टिस नहीं होगा अगर लैटरल एंट्री के माध्यम से सिविल सर्वेंट्स रिक्रूट किए जाएं? ओके, सो the controversy was with respect to injustice with the unemployed youth, with in context of rising unemployment. ठीक है, इस तरीके से हम बात करेंगे। अब तीसरी चीज ये है, now we talk in terms of equality, कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के पास एक्सपीरियंस है, तो क्या सरकार प्राइवेट सेक्टर को इस पूरे नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में एक्सक्लूड करे? क्या उनके एक्सपीरियंसेस को सिविल सर्विस को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए? है ना? तो इस रैशनल को लेकर गवर्नमेंट ने इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को सिविल सर्विसेज में जगह देने का प्रयास लैटरल एंट्री के माध्यम से किया है। ओके, सो लैटरल एंट्री, इट गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो। Lateral entry, it gives equal opportunity for both public and private sector, both public and private sector। अब ये इक्वालिटी तो एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है, समानता तो एक दार्शनिक सिद्धांत है ना, इक्वालिटी। So now equality as a philosophical basis of governance, so it leads to equal opportunity for both public and private sector। लेकिन अब क्या यहाँ पर conflict of interest नहीं होता? कंट्रोवर्सी क्यों हुआ था सरकार के फैसले को लेकर? फिर बाद में सरकार को स्पष्टीकरण देते हुए उस प्रक्रिया को रोकना पड़ा था। हालांकि हाल फिलहाल में ही सरकार की तरफ से ये कथन आया है कि they have not abandoned the lateral entry approach, उन्होंने पूर्णतः लैटरल एंट्री अप्रोच को छोड़ नहीं दिया है। सो द गवर्नमेंट इज ओपन टू द लैटरल एंट्री मेथड, तो ये बात उन्होंने स्पष्ट की है अभी हाल में ही। ठीक है, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट देयर इज इक्वालिटी
of opportunity for those working in the private sector also to contribute in the nation building process through civil services. But the question is, does it not raise the situation of conflict of interest? जो प्राइवेट कंपनी में व्यक्ति काम कर रहा है और उसने अपना जीवन बिताया है, अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है, और अगर वो सरकारी तंत्र के अंतर्गत आते हैं या आती हैं, तो क्या वो हितों का टकराव नहीं होगा? क्या वापस जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो क्या वो फेवरेबल पॉलिसीज बनाने का प्रयास करेंगे कि जब वो वापस प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो उनकी कंपनी या उनके क्षेत्र को लाभ मिले? या फिर पूर्व में जो उन्होंने जहां भी कार्य किया होगा उनका अपना नेटवर्क होगा, तो क्या इससे हितों का टकराव पैदा नहीं होता? सो द कंट्रोवर्सी विथ रिस्पेक्ट टू conflict of interest in deploying private sector experts, private sector field experts in civil services. तो कंट्रोवर्सी उसी चीज को लेकर थी, सिविल सर्विसेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की एफर्मेटिव एक्शन की, भी हमने बात कर ली। हमने देखा कि रिजर्वेशन को लेकर, चूंकि लैटरल एंट्री में तो कोई रिजर्वेशन का प्रपोजल नहीं है, है ना। लैटरल एंट्री इट डज नॉट हैव एनी प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन, एनी proposal for reservation to weaker sections, रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन। अब ऐसी स्थिति में ये जो प्रपोजल फॉर रिजर्वेशन टू वीकर सेक्शन है, ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? हमने बात किया एफर्मेटिव एक्शन पर बेस्ड है, और एफर्मेटिव एक्शन ये इक्विटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है? इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, समता के सिद्धांत पर, हिस्टोरिकल इनजस्टिस को करेक्ट करने के। तो कंट्रोवर्सी ये हुई कि ठीक है भाई, आप फील्ड एक्सपर्ट्स को लाएंगे, इससे नई प्रतिभाएं आएंगी, नए विचार आएंगे, फ्रेश आइडियाज आएंगे, लेकिन जो सिविल सर्विस का कॉम्पोजिशन है, इन विच दी SCs, STs, OBCs they are less represented, women they are less represented, so how can then we introduce the scheme of reservation into lateral entry? No. तो क्या वैसी स्थिति में lateral entry डिनाई नहीं कर देगा कमजोर वर्ग के लोगों के प्रतिनिधित्व को सिविल सेवाओं में? कर देगा, ठीक है। तो नाउ इट वुड लीड टू डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनायल ऑफ रिजर्वेशन, टू वीकर सेक्शंस, टू वीकर सेक्शन। इसी को लेके कंट्रोवर्सी हुई थी ज्यादा, वीकर सेक्शन, ठीक है, वीकर सेक्शन, ये बात हो गई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉयल्टी एंड कमिटमेंट। द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस इज लॉयल्टी टू द सिटीजन्स। नाउ वंस देयर इज लैटरल एंट्री इनटू द सिविल सर्विसेज, for a part time you can say the person, the new entrant, the new talent, जो भी नई प्रतिभा सिविल सेवा में आ रही है निजी क्षेत्र से, तो वैसी स्थिति में उनकी प्रतिबद्धता और उनकी निष्ठा सरकार के प्रति कितने देर तक होगी? हम एथिकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। सरकार के प्रति उनकी निष्ठा कितने देर तक होगी? कमिटमेंट क्या उनका जनता के प्रति होगा? कितने समय तक होगा? या अल्टीमेटली उनका तो कमिटमेंट कॉर्पोरेट्स को लेकर है, बिजनेस हाउसेस को लेकर है। ओके, सो द क्वेश्चन ऑफ, एंड वी नो दैट द कमिटमेंट, लॉयल्टी, दीज आर दी मेजर फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस। जब हम शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें सरकार की प्रतिबद्धता जनता को लेकर होती है, सरकारी अधिकारियों की निष्ठा। सरकारें बदलती हैं, सरकारें तो आज हैं, कल किसी दूसरे दल की सरकार होगी फिर, तो ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है, लेकिन जनता के प्रति अंतिम निष्ठा एक लोक सेवा अधिकारी की होती है और होनी चाहिए। अब इसको देखते हुए अब विवाद इस चीज को लेकर है कि लैटरल एंट्रेंट्स जो होंगे सिविल सर्विस में, उनकी तो पार्ट टाइम लॉयल्टी हो सकती है एट मोस्ट, so whom they will be committed or loyal to. So this is the question. So the philosophical basis of loyalty and commitment to loyalty and commitment to
कमिटमेंट टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट, लॉयल्टी एंड कमिटमेंट टू पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ये चैलेंज हो जाएगा, है ना. सो दिस वाज द कंट्रोवर्सी ऑल अबाउट. एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो से, at the same time we can also say कि lateral entry to civil services, lateral entry to civil services, तो ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब उसमें हर चीजें खराब ही हैं. अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ खराबी की तो बात नहीं होगी. अब उसमें बात ये भी है कि lateral entry आने से कंपटीशन बढ़ता है, इनसाइट्स बढ़ते हैं, फ्रेश आइडियाज की जैसे बात हुई, सरकार अधिक इनोवेटिव बनती है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है ना. सो लैटरल एंट्री टू सिविल सर्विसेज इट इंक्रीजेज ऑल दिस थिंग्स लाइक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, है ना, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी. इट आल्सो गिव्स एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव टू सिविल सर्विसेज, इट आल्सो गिव्स एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव टू सिविल सर्विसेज, आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव, आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव. तो ये अल्टीमेटली क्या करता है, अल्टीमेटली ये इनोवेशन को बढ़ाता है, अल्टीमेटली ये इनोवेशन को बढ़ाता है, यानी कि सरकार की क्षमताओं का निर्माण करता है ना, सरकार को और कैपेबल बनाता है, यानी स्ट्रॉन्ग बनाता है. सो स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी दे आर द इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ गवर्नेंस. स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी, पावर, स्ट्रेंथ एंड कैपेबिलिटी, इट लीड्स टू पावर. सो now the controversy was with respect to that it may create a nexus between the government, the civil service and the outsiders, जहां पर कि वो nexus के रूप में काम कर सकते हैं, and that is a challenge. Okay, so it can lead to a nexus between the public servant and the private official. So these are various ways in which we can discuss this particular question. हम लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, है ना. Now, how can we conclude this? So, shall the government completely forsake this thing, the lateral entry to civil services? क्या सरकार को इस अप्रोच को त्याग देना चाहिए? नहीं, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और वो फायदे हमें ही लाभ पहुंचाएंगे, जनता को लाभ पहुंचाएंगे. अगर सरकारी प्रक्रियाएं ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी, उनमें नवाचार आएगा, नवोन्वेषी बनेंगे, इनोवेटिव बनेंगे, तो उसका अल्टीमेटली फायदा तो जनता को ही होगा. और जो फिलोसॉफिकल बेसिस हैं गवर्नेंस के, वो उससे मजबूत भी होंगे. इक्वालिटी की बात हमने की, हमने कैपेबिलिटी की बात की, रूल ऑफ लॉ की बात की, हर चीज की बात की. तो उसमें सुधार क्या होना चाहिए? उसमें सुधार हम ये देख सकते हैं कि क्या हम उसे और इंक्लूसिव बना सकते हैं, लैटरल एंट्री की प्रक्रिया को ही क्या हम अधिक समावेशी बना सकते हैं. कुछ ऐसे भी सुझाव हैं कि क्या हम उसमें रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट लैटरल एंट्री it can supplement the lateral entry, can supplement the government mechanism, can supplement the governance mechanism, या governance mechanism को supplement कर सकता है. Okay, lateral entry can supplement the governance mechanism, but the core philosophical principles of, but the core philosophical basis of, of governance such as inclusion, justice, etc. must be ensured in this practice also, कि इसमें भी न्याय से लोग वंचित ना हो जाएं, जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ अन्याय ना हो जाए, जो इसमें अगर मान लीजिए कि सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पदों पर लेटरल एंट्री होने लगी तो जो रिजर्वेशन से वहां तक पहुंच पाते उनको लाभ नहीं मिलेगा. तो वो एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, है ना. सिविल सेवाओं में प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करें तो जो विविधता है वो विविधता बनी रहनी चाहिए. सो मस्ट बी इंश्योर्ड इन दिस प्रैक्टिस. तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6B, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन A. सेक्शन B वी नो इज केस स्टडी. तो सेक्शन A का ये अंतिम प्रश्न है.
Respect and care for elderly is integral to Indian culture and ethos. Respect and care for elderly is integral to Indian culture and ethos. Though there is an increasing trend of admitting parents to old age homes, increasing trend of admitting parents to old age homes, particularly among well-off sections of the society. So particularly among well-off sections of the society. So discuss this trend in light of changing value systems. So discuss this trend. You have to discuss the trend in light of changing value systems, in light of changing value systems and social realities. तो आपको उस हिसाब से इसको डिस्कस करना है. आंसर इन 150 वर्ड्स. क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स. हिंदी में पढ़ते हैं. वृद्धों का सम्मान और देखभाल. वृद्धों का सम्मान और देखभाल भारतीय संस्कृति और लोकाचार, भारतीय संस्कृति और लोकाचार का अभिन्न अंग है. हालांकि विशेष रूप से समाज के संपन्न वर्गों में माता पिता को वृद्धाश्रमों में रखने का चलन बढ़ रहा है. माता पिता को वृद्धाश्रमों में रखने का चलन बढ़ रहा है. ओल्ड एज होम. बदलती मूल्य प्रणालियों और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रकाश में. बदलती मूल्य प्रणालियों और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रकाश में इस प्रवृत्ति की चर्चा कीजिए. इस प्रवृत्ति की आपको चर्चा करनी है. जो प्रवृत्ति बदलते हुए परिवेश में माता पिता को, वृद्ध माता पिता को, खासकर समाज के संपन्न वर्ग के द्वारा वृद्धाश्रमों में जो रखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, आपको मूल्य प्रणालियों और सामाजिक वास्तविकताओं के प्रकाश में इस प्रवृत्ति की चर्चा करनी. तो उत्तर 150 शब्दों में देना है. अब विषय ये उठता है कि प्रश्न किस पर है, थीम क्या है. प्रश्न की अगर हम समझ को देखें, सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एडमिटिंग ओल्ड एज पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम्स, एडमिटिंग एल्डरली पेरेंट्स टू ओल्ड एज होम. वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रमों में रखना. अच्छा, अब विषय ये उठता है कि ये किसकी ओर इशारा कर रहा है. ये कहीं ना कहीं सामाजिक ढलती मूल्य व्यवस्था की ओर, वैल्यू सिस्टम की ओर ये इशारा कर रहा है. समाज में जो मूल्य व्यवस्था है, पारिवारिक मूल्य हैं, और सबसे बड़ी बात प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृति और लोकाचार, इंडियन कल्चर और इथोस, ये वृद्धों का सम्मान और देखभाल करना भारतीय संस्कृति और लोकाचार का एक अभिन्न अंग रहा है. तो हमारी संस्कृति में भी यह बदलाव को प्रदर्शित करता है, लोकाचार में बदलाव को प्रदर्शित करता है. लोकाचार कहने का मतलब हुआ लोक आचार. समाज में जिस तरीके से सामान्यतः लोग आचरण करते हैं, जैसे माता पिता, जब हम बच्चे हैं तो माता पिता हमारी देखरेख करते हैं और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. जब माता पिता वृद्ध हो गए और अपने बच्चों पर निर्भर कर गए तो फिर बच्चे उनकी देखरेख करते हैं और उनकी सेवा करते हैं. तो ये लोकाचार है, ये इथोस है, यह लोक आचरण है. ऐसे ही समाज चलता है. ठीक है. अब लेकिन जो ये संपन्न वर्गों में बदलती हुई प्रवृत्ति है माता पिता को खासकर वृद्धाश्रमों में डाल देने की, अब इस प्रवृत्ति की आपको चर्चा करनी है. किस आलोक में करनी है? बदलती मूल्य प्रणालियों या व्यवस्था के आलोक में और बदलती सामाजिक वास्तविकताओं के आलोक में. ठीक है. तो इसमें मुख्य मुद्दा क्या है कि चेंजिंग वैल्यू सिस्टम्स, है ना, चेंज इन वैल्यू सिस्टम्स. व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन? चेंज इन वैल्यू सिस्टम. एक तो ये हो गया, है ना. दूसरा कि वीकनिंग इंडियन कल्चर ऑफ, वीकनिंग कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड केयर टुवर्ड्स एल्डरली, ऑफ रिस्पेक्टिंग एल्डरली. एक तो ये हो गया, है ना. तो हम इन आधार पर अपने आंसर को शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन में. नाउ लेट अस सी हाउ शैल वी मूव फॉरवर्ड. ओके. तो इंट्रोडक्शन में हमारी बात होगी इन चीजों पर. वी कैन से दैट changing social setup, changing social setup, economic structure, changing social setup, economic structure, and decline in moral values, moral values are challenging
are challenging Indian culture and ethos, are challenging Indian culture and ethos, are challenging Indian culture and ethos। तो भारतीय संस्कृति और लोकाचार को क्या चीजें प्रभावित कर रही हैं? बदलता हुआ सामाजिक परिवेश। दूसरा, जो आर्थिक संरचना भी समाज की बदल रही है, आर्थिक संरचना वो भी प्रभावित कर रही है, और नैतिक मूल्यों में जो गिरावट है वो सभी मिलकर भारतीय संस्कृति और लोकाचार को प्रभावित कर रही है। तो हम इस नोट पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी बात को, ठीक है। अच्छा, एल्डरली के भी प्लाइट को ध्यान में रखते हुए, जो एल्डरली की स्थिति है, हम ये भी बता सकते हैं। अच्छा, इस संबंध में हम कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दे सकते हैं, जैसे कि पिछले सेंसस के अनुसार 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में एल्डरली पॉपुलेशन कुल जनसंख्या का 9% था, ठीक है। अच्छा, आगे जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वर्ष 2050 तक यह अनुपात बढ़कर आपको हो जाएगा 20%, यानी वर्ष 2050 तक भारत की जनसंख्या में 20% लोग 60 वर्ष या उससे अधिक के होंगे। क्योंकि हमारे जनसंख्या के आपको कॉम्पोजिशन में तेजी से बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का हमारे पास जो विंडो है वह कम समय के लिए है, और जो आबादी अभी 30 वर्ष के है, जो 25 से 35 ब्रैकेट में है, वो मतलब जो 30 से 40 साल के ब्रैकेट में है, वो 2050 तक 60+ हो जाएंगे। तो कुल जनसंख्या का 20%। इसका ये अर्थ है कि अगर ये प्रवृत्ति आगे बढ़ती है तो और अधिक लोगों को उस तरीके से वृद्धाश्रमों में जाकर हो सकता है रहना पड़े, क्योंकि अभी हमारी जनसंख्या का प्रतिशत कम है। अगर ये प्रवृत्ति आगे बढ़ती गई तो और अधिक माता पिता को और वृद्धों को इस तरीके से परिवार से अलग होकर वृद्धाश्रमों में अपना बुढ़ापा बिताना पड़ सकता है। तो हम ये स्टैटिस्टिक्स के साथ भी अपनी बात को आंसर में शुरू कर सकते हैं। ओके, सो एज ऑलवेज देयर आर वेरियस वेज, कई तरीके होते हैं इंट्रोडक्शन करने के। अच्छा, प्रश्न के जो मूल मांग है, प्रश्न क्या कह रहा है कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ, डिस्कस दिस ट्रेंड, ये जो प्रवृत्ति है खासकर समाज के संपन्न वर्गों में माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ाने की, तो यह प्रवृत्ति को हमें बदलती जो मूल्य व्यवस्था है, मूल्य प्रणाली है, वैल्यू सिस्टम और चेंजिंग सोशल रियलिटीज के आलोक में बात करना है, डिस्कस कर। सो वी कैन राइट कि इन लाइट ऑफ चेंजिंग value systems, in light of changing value systems and social realities and social realities, in light of changing value systems and social realities, the trend of old age homes, तो ऐसे करके हम एक सब हेडिंग बना लेंगे। सब हेडिंग बनाने से क्या होता है कि आपके आंसर को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलता है, आपको भी एक गाइडेंस मिलता है कि आप जो नीचे पॉइंट लिख रहे हैं वो प्रश्न के अनुरूप रेलेवेंट है या नहीं है ना। तो सब हेडिंग को डालने की एक प्रवृत्ति अपने उत्तर लेखन में जरूर शामिल कीजिए। तो पहली बात ये क्या कह रहा है कि भाई वैल्यू सिस्टम और सोशल रियलिटी चेंज कर रही है, ठीक है। तो हम बात करते हैं वैल्यू सिस्टम में चेंज की। अब वैल्यू सिस्टम जो है, पहले क्या था, पहले व्यक्ति फैमिली ओरिएंटेड था, तो भारतीय संस्कृति में परिवार की बड़ी भूमिका रही है, परिवार आधारित दृष्टिकोण लोगों का रहा है। लोग परिवार के लिए अपना करियर, अपने फायदे सब सैक्रिफाई करते हैं। विशेषकर जो परिवार में अगर भाई बहनों में बड़ा भाई या बड़ी बहन है तो वो अपने हित का त्याग करके अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख और विकास के लिए अधिक अपना समय और ऊर्जा लगाती है। यही चीज माता पिता के कंटेक्स्ट में है कि वो अपनी जीवन की सुख सुविधा का त्याग करके या उतना ध्यान न देकर बच्चों की हर चीज की पूर्ति में अपने सभी प्रयास करते हैं। तो फैमिली ओरिएंटेड वैल्यू सिस्टम हमारा रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा लोकाचार रहा है। क्या आपने देखा है कि कोई माता पिता है और उन्होंने अपने बच्चे को अनाथाश्रम में ले जाकर छोड़ दिया? हालांकि कुछ समाचार, कुछ खबरें इधर उधर से आती हैं जहां पर कि नवजात शिशुओं को, बच्चों को माता पिता बेच देते हैं, गरीबी के कारण बेच देते हैं या वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो जाता है। ये एक अन्य मुद्दा है। लेकिन जो ये प्रवृत्ति है आज के युवाओं में या आज के प्रौढ़ों में कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आने की, तो ये कहीं ना कहीं फैमिली ओरिएंटेड सिस्टम से इंडिविजुअल ओरिएंटेड हमारा आउटलुक हो चुका है। परिवार केंद्रित से व्यक्ति केंद्रित,
परिवार और उसके सदस्यों से मतलब नहीं है, स्वयं से मतलब है, अपने आप से मतलब है, अपनी पत्नी या पति, अपने बच्चों तक ही पूरा जो स्वार्थ है और गतिविधि है वहीं तक केंद्रित है। तो ये जो चेंज इन वैल्यू सिस्टम है फ्रॉम फैमिली ओरिएंटेड टू इंडिविजुअल ओरिएंटेड, अब ये चीज कहां पर ज्यादा होती है? जैसे वेल ऑफ सेक्शंस की अगर हम बात करें तो वेल ऑफ सेक्शंस में हर चीज के लिए वो स्वयं पर इंडिपेंडेंट है, किसी चीज के लिए किसी की जरूरत नहीं है परिवार में। तो ये इंडिपेंडेंस उन्हें देता है, उन्हें ऑटोनॉमी देता है, और दूसरी चीज कि उन्हें एक पावर स्टेटस भी समाज में देता है कि वो कुछ करते हैं तो उन्हें कोई कहने पूछने वाला नहीं है। तो इन फैक्टर्स के कारण वो क्या है कि एक तो फैमिली ओरिएंटेशन कमजोर हो रहा है, और जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं ऑटोनॉमी के कारण, इंडिपेंडेंस के कारण और सामाजिक रूप से वेल ऑफ होने के कारण वो इस प्रकार के इमोरल डिसीजंस लेते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो ये है। दूसरी चीज है कि वैल्यू सिस्टम में हम मटीरियलिस्टिक ज्यादा हो रहे हैं। भारतीय संस्कृति और लोकाचार, इसका एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, एक उसका स्पिरिचुअल बेसिस है, ठीक है। तो ये जो स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर है, स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर, वो बाजार के प्रभाव के कारण, स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर एंड इथोस, इंडियन कल्चर एंड इथोस, तो बाजार के प्रभाव के कारण ये किसमें बदल रहा है? मटीरियलिस्टिक कैरेक्टर में। इसका जो कैरेक्टर है वो मटीरियलिस्टिक। तो हम भी भौतिकतावादी, उपभोक्तावादी अधिक बन रहे हैं। किसके प्रभाव में? इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बदलाव में। पहले हर चीज आप देखें कि ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जरूरतें पूरी हो जाती थी, लोगों की जरूरतें भी उतनी नहीं होती थी। लेकिन अब चूंकि बाजार हर हमारे जीवन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है, घरों में प्रवेश कर चुका है, आपके मोबाइल फोन में और डिजिटल यंत्रों में प्रवेश कर चुका है, तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संस्कृति का स्वरूप था कि हम वृद्धों का सम्मान करते थे और उनकी देखरेख करते थे, उन्हें हम महत्वपूर्ण समझते थे, ठीक है। तो अब क्या है कि स्पिरिचुअल बेसिस जो था, हम उनसे आशीर्वाद लेना अपना सौभाग्य समझते थे। माता पिता मतलब कि परमात्मा, मतलब कि उनका आशीर्वाद प्राप्त करना। तो ये जो स्पिरिचुअल बेसिस है ये क्या हो गया है? ये मटेरियलिस्टिक कैरेक्टर में परिवर्तित हो चुका है। अब हम भौतिक चीजों की सुखों के पीछे भाग रहे हैं, है ना। तो परिवार के लोगों के हित अहित, वृद्धों के कल्याण को छोड़कर, उसकी चिंता छोड़कर, अब हमें किसका आशीर्वाद चाहिए? हमें धन का आशीर्वाद चाहिए। वृद्धों के आशीर्वाद की किसी को आवश्यकता नहीं है ना। तो ये जो वैल्यू सिस्टम में बदलाव आया है, और खासकर आप देखें तो बाजार का प्रभाव, वेल ऑफ सेक्शंस में हम कह सकते हैं कि चूंकि उनकी परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, उपभोक्तावादी व्यवहार में परिवर्तन वेल ऑफ सेक्शंस में सबसे ज्यादा आता है। इसीलिए ये कोई बायस की बात नहीं है, ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट है। तो वहां पर इस तरीके के ट्रेंड इसीलिए सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, चेंज इन वैल्यू सिस्टम की अगर हम बात करते हैं। तीसरी बात है कि वर्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द वेरी बेसिस इज दैट इन द इंडियन कल्चर एंड इथोस, भारतीय संस्कृति में मनुष्य का जो वर्थ है, हम उसकी उपयोगिता को मौद्रिक दृष्टिकोण से नहीं देखते, उसकी उपयोगिता को हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखते हैं। घर में बुजुर्ग का होना मतलब घर की शोभा में वृद्धि, घर के मान सम्मान में वृद्धि। बुजुर्ग का साया घर पर होता है, कहते हैं ना माता पिता का साया है, हाथ है। तो व्यक्ति उस चीज की कीमत को समझता है जो उसका इमोशनल कंपोनेंट है, जो उसका साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। एक बच्चा या बच्ची जो दादा दादी, नाना नानी और अपने तमाम रिश्तेदारों के भाई बहनों के चचेरे, फुफेरे, मौसेरे, इन सभी के बीच में पला बढ़ा या पली बढ़ी हो, उसका व्यक्तित्व, और एक बच्चा या बच्ची जो कि इनसे वंचित होकर बड़ी हुई हो, उसमें अंतर तो अवश्य आएगा। तो हम उस इमोशनल कंपोनेंट को मिस कर रहे हैं। नाउ दैट वैल्यू सिस्टम हैज चेंज्ड एंड नाउ देयर इज, ये जो इमोशनल कंपोनेंट इंडियन कल्चर में रिलेशंस में रहा है, पर्टिकुलरली जब हम एल्डरली की बात करते हैं, इमोशनल कंपोनेंट इन फैमिली रिलेशनशिप और इमोशनल कंपोनेंट इन एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डरली, एटीट्यूड टुवर्ड्स एल्डरली पेरेंट्स, अब ये चीज समाप्त हो रही है। अब किधर बात चली गई है? अब केवल चला गया है व्यक्ति एक तरीके से देखें तो खोखले संबंधों के निर्माण में, जहां पर कि संबंधों में कोई बहुत ज्यादा प्रगाढ़ता, स्नेह, संवेग, इमोशंस
नहीं है, मतलब के संबंध है, तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। संबंध किस तरीके के हैं? ट्रांजैक्शनल हैं, है ना, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। ओके, नाउ दिस इज अ चेंज इन वैल्यू सिस्टम फ्रॉम इमोशनल रिलेशंस with parents to transactional relation with parents. Okay, now this is leading to a disconnection between, इससे एक डिस्कनेक्शन पैदा हो रहा है माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में, ठीक है। तो इसीलिए उनकी उतनी एम्पैथी उनके ओल्ड एज में नहीं होती, उनको लगता है कि इनकी जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए, तो इनकी जरूरत वृद्धाश्रम में पूरी हो जाएगी, ठीक है। सो दीज वेर दी चेंजेस इन वैल्यू सिस्टम। नाउ व्हेन वी कम टू दी चेंजेस इन सोशल रियलिटीज, चेंजेस इन सोशल रियलिटीज, जब हम सोशल रियलिटीज की बात करते हैं, सोशल रियलिटीज की, तो सबसे पहली बात ये होती है माइग्रेशन की। सबसे पहली बात कि जो समाज में प्रवासन है, प्रवासन के कारण, माइग्रेशन मतलब व्यक्ति जब किसी कार्य के लिए, लाइवलीहुड आजीविका कमाने के लिए, शिक्षा के लिए, किसी उद्देश्य से एक से दूसरे जगह शिफ्ट कर जाता है, तो हम उसे माइग्रेशन कहते हैं, माइग्रेट करना कहते हैं, प्रवासी कहते हैं उसे। किस उद्देश्य से? नौकरी के कार्य के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए। तो माइग्रेशन के कारण क्या होता है? फैमिली स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाता है, जो पारिवारिक संरचना है वो विभक्त हो जाती है। और फैमिली स्ट्रक्चर जब डिवाइड होता है और परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर माइग्रेट कर जाते हैं, तो फिर घर में बचता कौन है? आज आप देखिए कि कई ऐसे गांव हैं उत्तराखंड में, कई ऐसे गांव हैं आपको बिहार में, कई ऐसे आपको मध्य प्रदेश में, जहां पर कि युवा बहुत कम बचे हैं। अधिकांशतः वहां आपको वृद्ध लोग मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, क्योंकि जो युवा हैं वो माइग्रेट कर चुके हैं शहरों में नौकरी की खोज के लिए, शिक्षा के लिए, कई अन्य उद्देश्यों से। तो ऐसी परिस्थिति में अब माता पिता का, अब बात यहां पे कहां आ रही है? जो वेल ऑफ है, जो माइग्रेट करके इतना पैसा कमा रहे हैं कि अपने माता पिता की व्यवस्था के लिए कोई ऐसा मतलब ओल्ड एज होम में डाल सकते हैं, तो वो सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि भाई जीवन में आजीविका भी आवश्यक है। और माता पिता जो मान लीजिए कि आपको छोटे शहरों में और जो कस्बों में, ग्रामीण पृष्ठभूमि में लोग रहे हैं, वो बड़े शहरों में जाकर कम रहना चाहते हैं। ये एक व्यवहारिक बात है, सामाजिक वास्तविकता है, ठीक है। हम अपने चारों ओर भी इस तरीके की चीजों को देखते हैं। तो जो ये फैमिली स्ट्रक्चर में बदलाव आ रहा है माइग्रेशन के कारण, तो वहां पर फिर माता पिता जो हैं, एल्डरली पेरेंट्स, वो घर में अकेले रह जा रहे हैं। और जो वेल ऑफ सेक्शन है, उनके पास रिसोर्सेस हैं कि वो पेरेंट्स को एक सुविधा दे सकते हैं, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो जाके ओल्ड एज होम में उनको एडमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है जब हम सोशल रियलिटी की बात करें? तो जो कल्चर है, जो सामाजिक संस्कृति में बदलाव आ रहा है, तो सामाजिक संस्कृति में जो बदलाव है, तो अधिकांशतः शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे कि बुजुर्ग लोग बदलती हुई संस्कृति में बहुत ज्यादा सहज महसूस नहीं करते, ना ही तो वो तकनीकी रूप से, और ना ही जो सामाजिक परिवेश में बदलाव आ रहा है, जो सोशल सेटअप में चेंजेज आ रहे हैं। जिस तरीके से हम देखें सामाजिक संबंधों में खोखलापन आ रहा है, दरार आ रहा है, जिस प्रकार से दिखावा करने की संस्कृति बढ़ रही है, तो इन सब चीजों के कारण जो ये सामाजिक परिवेश बदल रहा है, चेंज इन सोशल सिनेरियो, सो चेंज इन सोशल सिनेरियो के कारण पेरेंट्स भी जो हैं अब नई जनरेशन के साथ उतना कनेक्ट महसूस नहीं करते। नई जनरेशन के बातचीत अलग है, उनकी वोकैबुलरी अलग है, उनके गोल्स अलग हैं लाइफ के, उनकी थिंकिंग अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो सोशल सिनेरियो में बदलाव है, जो परिवेश आज के लोग देख रहे हैं, वो आज से 40 साल 50 साल पहले के जो आज बुजुर्ग हैं, वो 40 साल पहले युवा होंगे। तो 4 दशक 3 दशक पहले ऐसा परिवेश तो था नहीं। तो जो परिवेश में बदलाव आया है, उससे अभिभावकों में और नई पीढ़ी में काफी एक दूरी बढ़ी है। जैसे इंडिपेंडेंस की भावना, फ्रीडम की भावना, कि परिवार में नियंत्रण नहीं होना चाहिए, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हमारा है ना, तो वो नियंत्रण नहीं चाहती नई पीढ़ी। अभिभावक कहीं ना कहीं अभी भी वो नियंत्रण चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई परिवार अपना जो है वो नियंत्रण से चले, अनुशासन से चले, पर वो नियंत्रण आज की पीढ़ी नहीं चाहती। तो इस तरीके के कई जो सोशल सिनेरियोज में बदलाव आ रहे हैं, उसके कारण फिर जहां पर क्लैश होता है, तो दोनों के बीच में संबंधों के दरार आने के कारण वेल ऑफ सेक्शन, पर्टिकुलरली ओल्ड एज होम में ये काम होता है। अच्छा,
माइग्रेशन से ही संबंधित एक और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि माइग्रेशन अगर देश के अंदर हो तो चलिए जो लोग हैं वो अपने माता पिता का बीच बीच में जाकर देखरेख कर भी सकते हैं, कुछ वहां स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को छोड़ सकते हैं घर पर। लेकिन जो विदेश शिफ्ट हो गए, जो विदेश चले गए ऐसे प्रवासी, खासकर इसमें वेल ऑफ सेक्शंस का अनुपात ज्यादा है, तो वैसे में कठिनाई क्या होती है कि अब तो वो बार बार आ नहीं सकते माता पिता की देखरेख के लिए, तो एक समुचित व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए वो माता पिता को वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं। ठीक है, ये एक बात है। अच्छा, उसके बाद जो सोशल सिनेरियो में बदलाव, जो सोशल रियलिटीज में बदलाव, सोशल रियलिटीज में अब ये थोड़ी दुखद बात मैं करूंगा, ये बात थोड़ी दर्दनाक भी हो सकती है कि लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं युवापन और युवा संबंधों, युवा रिश्तों को ज्यादा फिक्र करना, देखना, और वृद्धों को एक बोझ समझते हैं। तो ये एक थोड़ी दुखद बात है कि वृद्ध माता पिता को परिवार में बोझ समझते हैं, और इस चीज से मुक्त होने के लिए, करे इनकी देखभाल कौन करेगा, ये जिम्मेदारी, दवा, समय पे खाना, इनको उठाना, इनको बिठाना, इनको घुमाना, ये कौन करे, क्यों करे? बहुत दर्दनाक हकीकत है समाज की। अब इसकी वजह से उनको जिस माता पिता ने जन्म दिया और जन्म देकर पाल पोस कर बड़ा करके किसी योग्य बनाया, उसको ही वो छोड़ आते हैं। कहाँ छोड़ आते हैं? कहीं रास्ते पे छोड़ आए, रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए, कभी वापस घूम के गए ही नहीं, बस स्टैंड पे छोड़ के चले गए, और अंततः फिर सामाजिक कल्याण कार्यकर्ता और जो सरकारी गैर सरकारी एजेंसियां हैं उनको वृद्धाश्रमों में डाल आती। तो ये समाज की एक बदलती हुई दुखद वास्तविकता है, जिसमें कि एल्डरली को एक लाइबिलिटी की तरह देखते हैं, असेट की तरह नहीं देखते, नॉट कंसीडर्ड एज एन असेट बट अ लाइबिलिटी, एक बोझ की तरह। और जो वेल ऑफ सेक्शंस हैं उसमें इस तरीके के ट्रेंड ज्यादा है, मैं वही वापस बात करूंगा, क्योंकि उनके पास वो विकल्प है, उनके पास वो साधन उपलब्ध है, इसीलिए उसमें उनमें ये प्रवृत्ति ज्यादा दिखती है। ऐसा नहीं है कि जो वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास आमदनी कम है, उनमें ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, उनमें भी ऐसी प्रवृत्ति है, पर उनके पास विकल्प या साधन नहीं है, और एक सामाजिक दबाव भी होता है, एक सामाजिक दबाव भी होता है। तो वो सामाजिक दबाव भी धीरे धीरे लूज हो रहा है, हम उसकी भी बात करेंगे, है ना। जो सोशल प्रेशर है, क्योंकि सोसाइटी पहले क्या थी, वेल निट सोसाइटी थी, है ना, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो एक सामाजिक दबाव था कि अरे देखो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार व्यक्ति करता है। लोग पूछते थे, बोलते थे, अगर कोई खराब व्यवहार, दुर्व्यवहार कर रहा है तो उसे लोग सैंक्शन करते थे, उससे लोग बातचीत बंद कर देते थे, उसको 10 बुरी बात बोलते थे और दबाव बनाते थे, रिश्तेदार दबाव बनाते थे। पर अब इस तरीके से सोशली वेल निट उतना ज्यादा नहीं है, कोई किसी के परिवार में निजी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। रास्ते पर अगर आप देखें कुछ हो रहा है तो लोग वीडियो बनाने की प्रवृत्ति है, वीडियो बनाने में पता नहीं क्या आनंद आ रहा है। इस प्रकार के बहुत ही विचलित कर देने वाले वीडियो जाते हैं जहां पर कि घर में बहुएं हैं, वो अपनी सास या ससुर के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। ऐसा नहीं कि सास ससुर बहुओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, उनके भी उदाहरण होते हैं, पर वृद्धों के साथ इस तरीके से कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार करे वो अनुचित है, विचलित कर देने वाला है। पर चूंकि प्रश्न में हम वृद्धों के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो इस प्रकार के वीडियोस भी आते हैं। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण है कि कोई सोशल प्रेशर नहीं है, कोई सोशल सैंक्शन नहीं है। तो जो हम बदलती सामाजिक परिवेश या वास्तविकता की बात कर रहे हैं उसमें इसी चीज की बात हो रही। कौन कहाँ रह रहा है, किस अपार्टमेंट में, फ्लैट में, ऊपर नीचे के लोग, आमने सामने के लोग एक दूसरे को जानते नहीं। तो सामाजिक जो बनावट थी वो बिखर चुकी है, इसलिए सोशल प्रेशर रहा नहीं। और माता पिता क्या है, वो वल्नरेबल होते हैं, है ना, क्योंकि समय के साथ वह असक्त होते जाते हैं, निसक्त होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। तो उनके साथ कई तरीके की एट्रोसिटीज भी होती है परिवार के अंदर, खुद उनके बच्चे करते हैं कई प्रकार की प्रताड़नाएं, यातनाएं, और उनके वीडियोज आजकल सोशल मीडिया पे बड़े आते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि उनकी वल्नरेबिलिटी के कारण, और चूंकि ये सोशल प्रेशर सबसे कम किसके ऊपर है, वेल ऑफ सेक्शंस के ऊपर है, तो वो उनको उनसे छुटकारा पाने के दृष्टिकोण से ओल्ड एज होम में डालाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की प्रवृत्ति हम देखते हैं। अब हमने इस चीज की चर्चा तो कर ली, अब इसको हम कंक्लूड कैसे करेंगे, हाउ वुड वी कंक्लूड दिस, किस प्रकार से इसका हम कंक्लूजन लिखेंगे।
देखिए, हमने चर्चा क्या की कि बदलते मूल्य प्रणाली के कारण, मूल्य व्यवस्था के कारण एक तो इस तरीके की प्रवृत्ति दिख रही है और दूसरा सामाजिक वास्तविकता में बदलाव आ रहा है। तो इसका क्या उपाय होना चाहिए? ये ट्रेंड तो अच्छी बात तो है नहीं, परिवारों का टूटना, वृद्धों के प्रति समाज में सम्मान की, देखरेख की भावना का कम होना, उनको एक बोझ की तरह समझना, ये अच्छी प्रवृत्ति तो है नहीं। ये निहायती स्वार्थी प्रवृत्ति है और ये एक प्रकार से अत्यंत अनैतिक और क्रूर बात है कि जो व्यक्ति अपने जीवन का सब कुछ आपके लिए लगा दिया, जब उस व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ी तो आपने उसे चौराहे पे ले जाके खड़ा कर दिया। तो ये अत्यंत क्रूरता है, अमानवीयता है। तो हम इसको रोकें, इस प्रवृत्ति को हम रोकें। किस प्रकार से? सामाजिक रूप से ऐसे कृत्यों का और ऐसे कार्यों को करने वालों का बहिष्कार भी होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वृद्धों के प्रति जो हमारा एक दृष्टिकोण है उसमें बदलाव आना चाहिए। वृद्धों की भूमिका भी तो परिवार में होती है। वृद्धों की भूमिका नहीं होती क्या? पहले तो बच्चों को पालने पोसने में जितना माता पिता का योगदान नहीं होता था, उतना नानियों और दादियों का, दादा का और नाना का होता था। अब लोग घर में बेबी सिटर्स रखते हैं, बच्चों का देखरेख करने के लिए लोगों को पैसा देकर रखते हैं। बुजुर्ग अपने पूरे जीवन का स्नेह डाल देते थे अपने पोतों में, पोतियों में, नाती में और नातिनों में। तो लोगों को अब वापस उस चीज की ओर सोचना पड़ेगा कि हम कैसा परिवार और समाज चाहते हैं। अब आने वाली पीढ़ी भी वही सीखेगी। तो जो पीढ़ी आज वृद्धाश्रमों में अपने माता पिता को डाल रही है, उनकी भी आने वाली पीढ़ी उनको वहीं डालेगी ले जाकर। तो हम जो एक इमोशनलेस सोसाइटी बना रहे हैं, संवेगहीन सोसाइटी, संवेदनहीन सोसाइटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ट्रेंड को बदलना पड़ेगा। संवेदनशील समाज की स्थापना करनी पड़ेगी जिसमें रिश्तों में संवेगों को महत्ता देनी पड़ेगी, संवेगों को महत्ता देनी पड़ेगी और एक मानवीय दृष्टिकोण जीवन की ओर, आध्यात्मिक दृष्टिकोण जीवन की ओर अपनाना पड़ेगा, ना कि भौतिकवादी सुखवादी दृष्टिकोण। तो इस तरीके से हम अपनी बात को यहां पर समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए, अब हम लोग अगली वीडियो में केस स्टडीज पर आएंगे। सेक्शन बी में केस स्टडीज की चर्चा को शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।